Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease में we have two things. One is the ulcerative colitis और दूसरी आती है Crohn's disease. इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस और Crohn's disease का, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस आमतौर पर यंग पेशेंट्स, ठीक है, ये यंग पेशेंट्स में होती है 20 से 30 ईयर्स की एज पे। Crohn's डिजीज़ की दो पीक्स होती हैं। इट हैज़ टू पीक्स। फर्स्ट पीक इसकी होती है 10 से 30 ईयर्स पर और दूसरी पीक जो होती है वो होती है इसकी 50 से 70 ईयर्स की एज पर, ठीक है। इट इज़ स्ट्रॉन्गली लिंक्ड विद स्मोकिंग और ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक हो गया। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा कि इसमें हमारे पास म्यूटेशंस आती हैं, जीन HLA DR2 में म्यूटेशंस आएंगी, HLA DR2 में म्यूटेशंस आएंगी और हमारे पास जो है वो एक्सेसिव एक्टिवेशन होगी TH2 सबसेट ऑफ टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। TH2 सबसेट ऑफ हेल्पर टी सेल्स जो है TH2 सबसेट की हाइपर जो है वो एक्सेसिव एक्टिवेशन होगी। यहाँ पर हमारे पास HLA DR1, HLA DR2 यहाँ था। Crohn's डिजीज में HLA DR1 या नोड 2 की में म्यूटेशंस आएंगी और TH1 सबसेट की एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ TH1 सबसेट ऑफ टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। और ये होगी इसकी जीन्स की म्यूटेशंस और इसमें हमारे पास PN का बॉडी बनती है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, और इसमें हमारे पास S का बॉडी बनती है, दैट इज एंटी सैक्रोमाइकोसिस सेरेविसाई एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये इसकी एज वाली बात होगी, इसकी म्यूटेशंस और एंटीबॉडी जो बन रही है वो बात होगी, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा कि ये किस टाइप की लीजन्स हैं और किस तरह फैलती हैं। ये जस्ट रेक्टम को इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है। रेक्टम हमारे पास ये जो होती है ना, ये कॉन्टीन्यूस लीजन्स होती हैं, ठीक है। ये रेक्टम को इन्वॉल्व करती हैं और ये कॉन्टीन्यूस लीजन होती है, कंटिन्यूसली पीछे को जा करना अगर इन्वॉल्व करिए तो ये रेक्टम को इन्वॉल्व करिए। और ये हमारे पास जो बैक वॉश इलियाइटिस, इलियम को भी थोड़ा सा इन्फ्लेम कराएंगी और बैक वॉश इलियाइटिस करा सकती हैं, ठीक है, बैक वॉश इलियाइटिस। और इसमें कुछ विलाए जो हेल्दी होंगे और कुछ एट्रोफिक तो सूडोपोलिप्स बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि सिर्फ रेक्टम इन्वॉल्व है, कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट है, तो बैक वॉश इलियाइटिस है। इसमें हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, बल्कि GIT के डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। डिसकंटिन्यूस लीजन्स हैं, आधी जगह पर ये होंगी और फिर आधी जगह पर नहीं, इस तरह आधी जगह पर होगी और आधी जगह पर नहीं, तो ये स्किप लीजन्स होंगी। डिसकंटिन्यूस फॉर्म में बेसिकली इसकी स्किप लीजन्स होती हैं, ठीक है। स्किप लीजन्स Crohn's डिजीज में स्किप लीजन्स होती हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, एप्थस अल्सर, ठीक है, एप्थस अल्सर्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है क्योंकि डिसकंटिन्यूस लीजन्स है, आधी जगह पर लीजन बनी है आधी जगह पर नहीं, तो ऐसे बीच में यूँ फिशरीज टाइप इसकी लुक आएगी। स्किप लीजन्स या फिशरीज आप इसको कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूस स्प्रेड है या एप्थस अल्सर्स भी। अब जब हम बेसिकली अल्ट्रासाउंड में जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास लेड पाइप अपीयरेंस आती है, क्योंकि पूरी की पूरी कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें लेड पाइप अपीयरेंस होती है इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। और Crohn's डिजीज में हमारे पास स्ट्रिंग लाइक, जैसे तार नहीं है उस तरह की अपीयरेंस होगी, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है। स्ट्रिंग साइन है टर्मिनल इलियम पर, ठीक है। ये टर्मिनल इलियम पर एक स्ट्रिंग साइन होगा, ठीक है, टर्मिनल इलियम पर स्ट्रिंग साइन होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, अब मैं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस को थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ डिटेल में। इसका क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि बंदा आएगा वो कहेगा कि उसको क्या है, डायरिया है, वो भी खून वाला डायरिया, ब्लडी डायरिया होगा, ठीक है, ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ठीक है। 3 इसके टिपिकल फीचर्स हैं, पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प पड़ रहे हैं, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है और साथ में ब्लडी डायरिया हो रहा है।
ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग विद ब्लडी डायरिया और इमोशनल स्ट्रेस में जो है ये ज़्यादा होगा, इमोशनल स्ट्रेस में, ठीक है। ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस की 2 कॉम्प्लिकेशंस है, एक ये कि टॉक्सिक मेगाकोलन बन जाए और दूसरा एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। टॉक्सिक मेगाकोलन और दूसरा क्या है? एडिनोकार्सिनोमा है। किसका? कॉलन का, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कॉलन। अच्छा, अब इसकी कुछ एक्स्ट्रा ये इसकी तो होगी, मैंने क्लिनिकल फीचर्स बता दी, इसके कॉम्प्लिकेशंस बता दी। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा कोलोनिक मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। एक्स्ट्रा कोलोनिक मैनिफेस्टेशंस इसकी क्या है, यानी कि ये किस और डिजीज़ के साथ प्रेजेंट कर सकती है, कौन सी और डिजीज़ जो है वो अगर उस बंदे को है तो आप सस्पेक्ट करेंगे इसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है। तो एनकाइलोजिंग, एक बंदा आपके पास है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, ठीक है, ये जॉइंट्स का हो गया एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस और माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। और फिर स्किन का आ जाता है पायोडर्मा गैंग्रीनोसम या फिर इरिथेमा नोडोसम, ठीक है। पायोडर्मा गैंग्रीनोसम या इरिथेमा नोडोसम 2 जॉइंट की और 2 स्किन की आ गई। इसके अलावा थ्रोम्बो जिस इंसान में थ्रोम्बो इम्बोलिक इवेंट्स, जिसमें ये होगी अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें थ्रोम्बो इम्बोलिक इवेंट्स के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और इसके अलावा इसमें क्या होगा? यूवीआइट, इन लोगों में जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, अगर आप उनकी आंखें देखेंगे तो वो बहुत रेड होगी, क्योंकि उनमें यूवीआइटिस और एपिसिक्लराइटिस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, इरिथेमा नोडोसम 2 जॉइंट्स के 2 स्किन के होगी। थ्रोम्बोटिक इवेंट्स, यूवीआइटिस एंड एपिसिक्लराइटिस इनके साथ प्रेजेंट कर सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब डायग्नोसिस इसकी कैसे करेंगे और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस का, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस यानी कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे। इसकी डायग्नोसिस जो है वो क्वाइट ईजी है, क्योंकि हम सबसे पहले हमारे पास अगर एक बंदा आया है वो क्रैम्प के साथ है विद ब्लडी डायरिया, तो ऑब्वियसली हम इन्फेक्शन ही सस्पेक्ट करते हैं। तो हमने पहले इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए क्या करेंगे? उसका CBC ESR CRP, ठीक है, CBC ESR CRP करा लेंगे और स्टूल कल्चर, CBC ESR CRP और स्टूल कल्चर करा लेंगे। उस पर ये एक्सक्लूड हो जाएगा कि ये इन्फेक्शन नहीं है। फिर हम क्या करा लेंगे? PN का एंटीबॉडी कराएंगे, उसके बाद एंटी न्यूट्रोफिलिक की साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। अगर ये पॉजिटिव आ गई, PN का एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाती है, तो फिर हम उसका एक तो प्लेन एक्सरे करा लेंगे एब्डोमेन का, जिसमें हमें लेड पाइप अपीयरेंस मिलेगी, और दूसरा हम जो है वो एंडोस्कोपी करा लेंगे, ठीक है। और एंडोस्कोपी जो है वो एक्यूट डिजीज में नहीं करनी, बिकॉज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ परफोरेशन का रिस्क होता है, तो इसमें एक्यूट डिजीज में नहीं करनी एंडोस्कोपी, ठीक है। अब फिर ट्रीटमेंट इसका क्या करना है? ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि सिंपली अगर एक्टिव है, ठीक है, नंबर 1 हमारे पास क्या है कि एक्टिव प्रोक्टाइटिस, ठीक है, एक्टिव प्रोक्टाइटिस, और दूसरा क्या है? लेफ्ट साइडेड प्रोटोकोलाइटिस। दूसरा क्या है? लेफ्ट साइडेड प्रोक्टोकोलाइटिस। ठीक है, एक्टिव प्रोक्लाइटिस जो है ये आमतौर पर रेक्टम को इन्वॉल्व करती है, और इसमें हम क्या देंगे? जो हमारे पास सल्फासेलेजीन्स होते हैं लाइक सल्फासेलेजीन्स होते हैं, ठीक है, लाइक अमाइनो सैलिसाइक्लेट्स, और रेक्टम से स्टीरॉइड्स देंगे, रेक्टल स्टीरॉइड्स, ठीक है। सल्फासेलेजीन्स लाइक अमाइनो सैलिसाइक्लेट्स और रेक्टम से स्टीरॉइड्स दे देंगे। अगर लेफ्ट साइडेड प्रोक्लोलाइटिस है तो इसमें भी यही देंगे, अमाइनो सल्फासेलेजीन लाइक अमाइनो सैलिसाइक्लेट और रेक्टल स्टीरॉइड्स देंगे। लेकिन अगर सवेयर केस होता है तो फिर हम इसमें ओरल स्टीरॉइड्स भी ऐड कर देंगे अलोंग विद दिस ओरल अमाइनो सैलिसाइक्लेट्स, ठीक है। क्रोन्स डिजीज नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ।